जब आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो थोड़े अपमानजनक हैं, तब भी आप शांत रहते हैं। चाहे बाउंसर हो या गूगली, मैं शांत रहता हूँ। मैं बस एक सामान्य इंसान हूँ। सभी दूसरे लोग जिन्होंने अपने जीवन में खुद ही कमियां अपना ली हैं, वो सभी सोच रहे हैं कि मैं कुछ खास हूँ। क्या रामायण और महाभारत वाकई हुई थी या वो सिर्फ एक कहानी है? ये कहानियों को किसी न किसी रूप में आपके भीतर कुछ चीजों को ठीक करना चाहिए। आपको जीवन के बारे में कुछ करने की प्रेरणा देनी चाहिए। लेकिन आज बस जानकारी दी जा रही है। 1452 में ये युद्ध हुआ, 1566 में वो युद्ध हुआ। आप उसका क्या करेंगे? मिट्टी में पोषक तत्व बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अधिकांश आबादी की मौत। हमारे सामने यह चुनौती है और ये हमारा सौभाग्य है कि हम या तो इस धरती के जीवन को बर्बाद होने से बचा सकते हैं या हम बस देखते रहें। नमस्कारम सद्गुरु। नमस्कारम सद्गुरु। नमस्कारम। आप दोनों को नमस्कार। ठीक है, तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो थोड़े अपमानजनक हैं या जो परेशान करने के लिए होते हैं ताकि आप कोई रिएक्शन दें, तब भी आप शांत रहते हैं। आपका ये गुण ऐसा है जो मैं वाकई चाहता हूँ कि हमारे अंदर भी हो, क्योंकि हम असल में सोशल मीडिया पर नए हैं। लगता है ठीक है? नहीं, मैं सिर्फ इसीलिए शांत नहीं रहता क्योंकि एक बाउंसर सवाल पूछा गया है। मैं बस शांत हूं। चाहे वो बाउंसर हो या गूगली, मैं शांत हूं। उस सवाल की वजह से नहीं या उस विशेष सवाल से बचने के लिए नहीं। मैं ऐसा ही हूं। ठीक है, मैं ऐसा क्यों हूं? देखिए, मूल रूप से जिसे आप रिएक्शन कहते हैं वो ये है कि आपकी क्षमताएं आपकी मर्जी से काम नहीं कर रही हैं। आपके विचार, आपकी भावना और आप जो बोलते हैं वो उस तरह से नहीं हो रहे जैसे आप चाहते हैं। तो इसे अपंग होना कहते हैं। हेलो, अगर आप अपने हाथों का इस्तेमाल या अपने सर का इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ी रुकावट है ना? तो मैं सिर्फ एक सामान्य इंसान हूं जो अपने विचार, अपनी भावना, अपनी ऊर्जा, अपने हाथ, अपने पैरों का अपनी मर्जी से उपयोग करना जानता है। वो सभी दूसरे लोग जिन्होंने अपने जीवन में खुद ही कमियां अपना ली हैं, वो सभी सोच रहे हैं कि मैं कुछ खास हूं। नहीं, मनुष्य को ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि आप इस धरती के इकलौते ऐसे प्राणी हैं जिसे एक बीइंग कहा जाता है। किसी दूसरे प्राणी को बीइंग नहीं कहा जाता। क्यों कहते हैं आपको ह्यूमन बीइंग? क्योंकि ये माना जाता है कि आपको पता है हाउ टू बी, यानी कैसे होना है। अगर आपको कैसे होना है आता, तो क्या आप खुद को आनंदित रखेंगे या दुखी? मैं बस इतना ही कर रहा हूं। तो हमारा अगला सवाल यह है कि कई बच्चे अपने एग्ज़ाम की वजह से इस समय बहुत तनाव में हैं। तो जैसे आप तनावपूर्ण स्थितियों में भी शांत रह पाते हैं। जैसे मेरा मतलब है, ये तनावपूर्ण स्थिति नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा है। तो जब भी, जैसे माइक टायसन ने कहा है कि सब कुछ प्लान से चलता है जब तक आपके चेहरे पर पहला मुक्का नहीं पड़ता। तो जब चीज़ें प्लान के अनुसार नहीं हो रही हों, तब हमें क्या करना चाहिए, ख़ासकर बच्चों को? एग्जाम आपके प्लान के हिसाब से नहीं होने चाहिए। आपकी पढ़ाई आपके प्लान के हिसाब से होनी चाहिए। एग्जाम में हमेशा आपके लिए बिल्कुल नए सवाल होने चाहिए, वरना एग्जाम का क्या मतलब है? ठीक है, तो समस्या ये है कि हम सोच रहे हैं कि एग्जाम एक समस्या है। समस्या ये है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें हमारी दिलचस्पी नहीं है। बिल्कुल, ज्यादातर लोगों की इसमें दिलचस्पी नहीं है क्योंकि ये बड़े पैमाने पर शिक्षा है। सभी को स्कूलों से गुजरना पड़ता है। सभी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो पढ़ना पड़ता है। ये वास्तविक नहीं है। ये दुनिया में बौद्धिक वास्तविकता नहीं है। हर कोई इसके लिए नहीं बना है। कोई संगीत में अच्छा होता है, कोई किसी और चीज में अच्छा होता है, लेकिन ऐसे अवसर नहीं है। हर कोई एक ही चीज कर रहा है। तो अलग अलग तरह के लोगों को एक ही सिस्टम से गुजारा जा रहा है, इसीलिए इतनी परेशानी हो रही है। अगर हम जानते होते कि हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर हमें विषय में रुचि होती, तो हम कोर्स नहीं पढ़ रहे होते, हम उससे भी ज्यादा पढ़ने लगते हैं ना। तब एग्जाम एक खेल बन जाते। लेकिन अभी एग्जाम सभी के लिए इतना बड़ा तनाव है
क्योंकि सबसे पहले साल भर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी उन्हें ज्यादा परवाह नहीं है। लोग सीखने की इच्छा से शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे, बस किसी ने उनसे कहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ऐसे जी सकेंगे, तो इसीलिए वे पढ़ रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो इस प्रक्रिया को भुगतेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। योग में हम कहते हैं, अगर आपकी एक आंख लक्ष्य पर है तो रास्ता खोजने के लिए आपके पास एक ही आंख होगी, और ये काम बहुत मुश्किल है, बेअसर। अगर आप अपनी दोनों आंखों से रास्ता खोजते हैं तो अपनी क्षमता और जुनून के हिसाब से आप स्वाभाविक रूप से जितना चाहें उतना आगे बढ़ पाएंगे। तो यही समस्या है। लक्ष्य पर ध्यान देने का ये पश्चिमी तरीका है। वो लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं। ये चीज मैं यहाँ हमारे लोगों में बदल रहा हूँ। यहाँ लोग प्रक्रिया के प्रति समर्पित हैं, और अगर आप प्रक्रिया को अच्छे से करते हैं तो लक्ष्य प्राप्त होगा। अब आप सिर्फ लक्ष्य चाहते हैं, आप आम चाहते हैं, लेकिन आप आम का पेड़ नहीं चाहते, इससे बहुत दुख होगा। ये सच है। आपने पेड़ की बात की। कई बार लोग कहते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली हमें हमारी जड़ों से अलग करने की कोशिश कर रही है। खासकर जैसे रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन भारतीय महाकाव्यों की बात आती है। अब रामायण और महाभारत में महान लीडरशिप के सबक हैं जो राजाओं को सिखाए जाते थे ताकि उन्हें बेहतर लीडर बनाया जा सके। तो बहुत बार बातचीत इस विशेष सवाल पर अटक जाती है कि क्या रामायण और महाभारत वास्तविक थे या वो सिर्फ हमारे भविष्य में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बनाई गई कहानियाँ थी। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? कल आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ, अगर आप किसी को आज बताते हैं तो वो एक कहानी है ना? चाहे दिलचस्प कहानी हो या उबाऊ कहानी, बस यही सवाल है, लेकिन वो कहानी है। तो यहां तक कि मैं शब्दों के साथ खेल रहा हूं। हिज स्टोरी मतलब उन्होंने हर को छोड़ दिया। ये हिज स्टोरी है। तो उस समय लोगों के साथ क्या हुआ, वो कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को कही जाती थी। पीढ़ी की जरूरत के हिसाब से उसका संदर्भ थोड़ा बदलता गया। ये देश में एक लचीलापन ये है, लेकिन जीवन को देखने के पश्चिमी तरीके में सिर्फ तथ्य महत्वपूर्ण है। मैं पूछ रहा हूं, लोग ये बहस कर रहे हैं, अगर कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था तो वो काले कैसे थे? शायद ये सब गलत है, या शायद वो एक दक्षिण भारतीय थे। ये बेवकूफी है। मैं कह रहा हूं, कृष्ण काले थे या नहीं, उनकी नाक थी या नहीं, आपको क्या परेशानी है? हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि वो आपको क्या प्रेरणा देते हैं। उनका चरित्र, आप उन्हें नहीं जानते, ठीक है? जिस चरित्र को हम कृष्ण कहते हैं वो आपको क्या प्रेरणा देते हैं। लेकिन इतिहास बताने का पश्चिमी तरीका देखिए, बस इस साल में ये हुआ, उस साल में वो हुआ, इस आदमी ने उस आदमी को मार डाला। हम ये चीजें नहीं जानना चाहते। लोगों के दिलो दिमाग में क्या हुआ, उन्हें सही और गलत काम करने के लिए किस चीज ने प्रेरित किया, क्योंकि ये इंसानों की कहानी है। इस मानवीय कहानी को किसी न किसी तरह से आपके अंदर कुछ चीजों को ठीक करना चाहिए। आपको जीवन में कुछ प्रेरणा देनी चाहिए। इस देश में इतिहास के पीछे यही विचार है, लेकिन आज बस जानकारी दी जाती है। 1452 में ये युद्ध हुआ, 1566 में वो युद्ध हुआ। आप उसका क्या करेंगे? आप एक बेवकूफी भरा एग्जाम पास कर सकते हैं, बस। इसका आपके जीवन में क्या महत्व है कि इस राजा ने उस राजा को मार डाला, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ? इसका मतलब क्या है? जब तक हम ये नहीं जानते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उन्होंने वो काम क्यों किए, तो ये दिल को छू लेने वाली कहानियां हैं। खैर, परसों जो कुछ भी हुआ, आप ये मान सकते हैं कि आपके पिता मौजूद नहीं थे। कुछ समय बाद शुभकामनाएं, क्योंकि किसी ने आपको आपके पिता के बारे में ज्यादा नहीं बताया, तो उनके जाने के बाद आप ये मान सकते हैं कि शायद वे मौजूद ही नहीं थे, क्योंकि कोई सबूत नहीं है। कोई सबूत नहीं है। पर ये जीवन को देखने का एक बेवकूफ तरीका है। ये जीवित कहानियां हैं जो इस देश का इतिहास हैं। ठीक है, शायद बढ़ा चढ़ाकर कहा गया हो, बड़ी बातें की गई हों, कुछ बदलाव हुए हों। लोगों ने शायद इसे अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा बदला हो। हाँ, उन्होंने वो सब किया है, पर उन कहानियों का मूल हिस्सा इस देश का इतिहास है, ठीक है?
लेकिन दुर्भाग्य से दुनिया में जो कुछ भी 3000 साल से ज्यादा पुराना है, लोग उसे पौराणिक कथा कह रहे हैं। नहीं, ये सच है। तो सद्गुरु जी, मैंने सुना है कि अभी आप मिट्टी बचाओ अभियान चला रहे हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि जिस मिट्टी के संकट का अभी हम सामना कर रहे हैं वो कितना गंभीर है? देखिए, हर जिम्मेदार वैज्ञानिक ये बता रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने साफ साफ कहा है कि हम धरती पर सिर्फ 60 से 80 फसलें उगा पाएंगे, यानी 45 से 50 या 55 साल के बीच कहीं। उसके बाद हमारी जमीन में भोजन उगाने की क्षमता नहीं होगी, क्योंकि मिट्टी में पोषक तत्व नहीं होंगे। ऐसी चीज क्यों हुई? सिर्फ इसीलिए कि मिट्टी कोई बेजान चीज नहीं है जिसमें आप कुछ नाइट्रोजन, फास्फोरस फेंक कर उसे ठीक कर दें। ये एक जीवित पदार्थ है। मुट्ठी भर मिट्टी में 8 से 10 अरब जीव होते हैं। एक मुट्ठी मिट्टी में, तो मैं कह रहा हूं कि यह मानव आबादी से अधिक है। पर हमने इसे मरने दिया है। ये कैसे हुआ? क्योंकि खेती को उद्योग की तरह चलाया जा रहा है, जहां मिट्टी में कोई ऑर्गेनिक चीजें नहीं डाली जा रही हैं। जैविक पदार्थ उन सभी जीवों के लिए भोजन होता है जिससे वो पनपते हैं, और वो पौधों के साथ पोषक तत्वों का आदान प्रदान करते हैं। बदले में वो कार्बन को सोखते हैं और कार्बन शुगर बनाते हैं और सूक्ष्म जीव के साथ आदान प्रदान करते हैं। हमें समझना चाहिए कि ये सूक्ष्म जीव हमारे अस्तित्व का आधार हैं, यहाँ तक कि इसका विकास से जुड़ा हिस्सा भी। जहाँ तक विकास की बात है, हम अपने पैरों के नीचे चल रही गतिविधि का एक रिफ्लेक्शन है। वहां जो माइक्रोब्स की गतिविधि हो रही है, यहां भी वही हो रहा है। और आपके शरीर के सिर्फ 40% हिस्से में आपके वंश का जेनेटिक कंटेंट है, बाकी का हिस्सा माइक्रोब्स हैं। आपका 60% हिस्सा सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स हैं। आप दोनों में आप एक दूसरे को ऐसी प्रजाति का नाम दे सकते हैं जो प्रमुख हो। Good idea. Good idea. I remember that. तो यही चीज मिट्टी में एक बड़े पैमाने पर हो रही है। आज ये सभी जानते हैं कि आंत में माइक्रोबियोम या सूक्ष्म जीव के बिना आप खाना नहीं पचा सकते। यही चीज मिट्टी में भी होती है। पौधों को सूक्ष्म जीवों या माइक्रोब्स के बिना वो पोषक तत्व नहीं मिल सकते जो उन्हें चाहिए, क्योंकि वो जीव ही इस धरती पर जीवन का आधार हैं। UNFAO के हिसाब से हर साल औसतन सूक्ष्म जीवों की 27,000 प्रजातियों का विनाश हो रहा है। औसतन वो कह रहे हैं कि 27,000 प्रजातियां, न कि जीव, विलुप्त हो रही हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो लगभग 30-40 सालों में हम एक ऐसी स्थिति में होंगे जहां हम भोजन नहीं उगा पाएंगे, और अगर हम तब मिट्टी में फिर से जान फूंकने की कोशिश करेंगे तो इसमें 150 से 200 साल लगेंगे, यानी अधिकांश आबादी को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। लेकिन आज अगर हम अभी ये प्रयास करते हैं, अभी अगर हम दुनिया भर में मिट्टी की क्वालिटी और पर्यावरण को सुधारने के लिए राष्ट्रीय नीतियों पे जरूरी काम करते हैं, तो 10 से 15 या अधिकतम 20 सालों के समय में हम एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। तो एक पीढ़ी के रूप में हमारे सामने ये चुनौती है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम या तो इस धरती के जीवन को बर्बाद होने से बचा लें, या हम बस देखते रहें। मैंने सोचा कि हमें इसे यूं ही चलने नहीं देना चाहिए। तो मेरी उम्र 65 साल है, और अब मैं लंदन से कावेरी बेसिन तक 30,000 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा हूं। आप जानते हैं 30,000 किलोमीटर की यात्रा में मजा नहीं आता, पर मैं ऐसा इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं लोगों को समझाना चाहता हूं कि यह कितना जरूरी है। लोग कह रहे हैं, ओ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं। ऐसा पहली बार हुआ है कि हम यहां बैठकर दुनिया के लाखों लोगों से बात कर सकते हैं, ठीक है? जब हमारे पास ऐसी क्षमता है तो हमें इसे सक्रिय करना चाहिए। इस पर नीति बनाने के लिए हम 3 से 4 अरब लोगों तक पहुंचना चाहते हैं,
ताकि वो भी मिट्टी के बारे में बात करें। अब ये जरूरी नहीं है कि हर कोई मेरा समर्थन करे या ऐसा कुछ। 21 मार्च से 100 दिन तक सभी को 100 दिन तक मिट्टी की बात करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये नंबर इकट्ठा करेंगे और एक ऐसी स्थिति बन जाएगी जहां 3 से 4 अरब लोग मिट्टी के बारे में बात कर चुके होंगे। कोई भी सरकार इसे नजरअंदाज नहीं करेगी, क्योंकि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में आंकड़े सबसे बड़ी चीज हैं और हमें नंबर तैयार करने होंगे। सरकारें धरती और देश की लंबे समय की भलाई पर निवेश क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि लोगों ने इस बारे में बात नहीं की है। लोगों को बोलना होगा। लोगों को ये समझना होगा कि एक लोकतांत्रिक देश में सबसे शक्तिशाली चीज जो आपके पास है वो है आपका वोट और आपकी आवाज। मुझे नहीं पता कि वोट का आप क्या करेंगे, पर कम से कम अपनी आवाज उठाएं। 100 दिन तक बोलें, 5-10 मिनट बिताएं। दिन में 5 मिनट काफी हैं। हर दिन में 5 मिनट बस उन सभी प्लेटफॉर्म्स पर जहां आप बोल सकते हैं, बस कुछ कहें। हम वेबसाइट पर ढेर सारी चीजें उपलब्ध कराएंगे, आप उसे वहां से लेकर उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करें। अगर आपको वो भी नहीं आता तो बस कहें मिट्टी बचाओ। आइए इसे संभव बनाएं। हर दिन हमारे हर वीडियो के अंत में हमारे पास एक छोटा हिस्सा होता है जिसका नाम है हम क्या कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों को प्रेरणा देते हैं, अपने स्तर पर कुछ करने की प्रेरणा, कुछ ऐसा जो वो अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं ताकि इस मुद्दे पे मदद की जा सके। जैसे हमारा उद्देश्य है भारत और दुनिया को 1% बेहतर बनाना, क्योंकि ये विश्वास करना ज़रूरी है कि व्यक्तिगत स्तर पर भी हम कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो योगदान देंगी और कुछ बड़ा करने में मदद करेंगी। तो हमारे जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो शहरों में रहता है या जो गांव का किसान है, आपको क्या लगता है इस उद्देश्य में मदद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि मिट्टी को लंबे समय तक जीवित रहने में मदद मिल सके? देखिए, अभी अगर सभी अपने स्तर पर कोशिशें करके मिट्टी को ठीक करना चाहें तो ये काम नहीं करेगा। हमें इसे नीति का हिस्सा बनाना होगा। आप किस शहर में रहते हैं? मुंबई। आप मुंबई में हैं। आज कानून है। मान लीजिए आपके पास मुंबई शहर में 5000 वर्ग फुट का प्लॉट है। आप वहां 5000 वर्ग फुट की इमारत नहीं बना सकते। आपको 2 से 3 हजार के आसपास बनाकर अपने और अपने पड़ोसी के लिए कुछ जगह छोड़नी होगी। ऐसा कानून है। आप अपने हिसाब से इमारतें नहीं बना सकते। लेकिन मुंबई के कुछ ऐसे हिस्से हैं, मान लीजिए आप धारावी गए। अगर आप वहां जाते हैं तो ऐसे घर हैं जहां खिड़की जैसी कोई चीज ही नहीं है। एक ही दरवाजा होगा, वही दरवाजा अंदर, वही दरवाजा बाहर, वही अंदर का दरवाजा, वही बाहर का, क्योंकि हर जगह लोगों ने कुछ बना दिया है जैसा उन्हें ठीक लगा वैसा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके बारे में कोई कानून नहीं है। यही फर्क है पॉलिसी होने और पॉलिसी न होने के बीच। अभी अगर आपके पास 10 एकड़ जमीन है तो आप उसका हर एक इंच जोत सकते हैं। जैसे आप चाहें उसका उपयोग कर सकते हैं। 10-15 सालों में आप उसे रेत बना सकते हैं। आपको ये पूछने के लिए भी कोई कानून नहीं है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा कानून जरूरी है क्योंकि दुनिया की 71% भूमि पर खेती होती है। अगर आप ऐसा कानून नहीं बनाएंगे कि खेती की भूमि को कैसे रखा जाए तो हम एक बड़ी आपदा की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगले 5 से 10 वर्षों में दुनिया के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर अकाल की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र साफ साफ कह रहा है कि 2035 तक भोजन की कमी से दुनिया भर में दर्जनों गृह युद्धों की उम्मीद है। 2045 तक हम 40% कम भोजन का उत्पादन कर रहे होंगे और हमारी जनसंख्या 9 अरब से ज्यादा होगी। हम ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहेंगे। ये ऐसी दुनिया नहीं है जिसे हम अपने बच्चों को सौंपना चाहेंगे। तो ये बहुत जरूरी है और सबसे बढ़कर अभी एक ऐसा समय है जब हमारे पास इसे पलटने का मौका है। अगर हम इसे अभी नहीं पलटते हैं तो हमें अगले कुछ दशकों में जबरदस्त पछतावा होगा। तो युवा लोग क्या कर सकते हैं? क्या उन्हें जाकर अपना बगीचा ठीक करना चाहिए? हाँ, ये उनका काम है, उन्हें ऐसा जरूर करना चाहिए, लेकिन फिलहाल वो जरूरी नहीं है। अभी अगले 100 दिनों में जरूरी है मिट्टी के बारे में कुछ कहें, इस बारे में अपनी आवाज उठाएं, इससे फर्क पड़ेगा। नमस्कार। बस एक आखिरी गुजारिश है सदगुरु, हम हर वीडियो को इस एक लाइन से खत्म करते हैं और यही वजह है फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है। तो अगर आप वो लाइन कह पाएं तो बहुत अच्छा होगा। मैं हिंदी बोलता नहीं। खैर, इसीलिए हमें इसे संभव बनाना होगा। आइए इसे संभव बनाएं। आइए इसे संभव बनाएं। Thank you so much. Thank you for your time. बहुत Thank you बहुत very much. धन्यवाद। Thank you. धन्यवाद।